आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो स्प्रिंग फोर्स, जो आप लोग लिख के रख चुके हो अभी पहले ही। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? आपको पता है, अगर कोई ब्लॉक अगर स्प्रिंग से कनेक्ट होता है तो जो फोर्स उसके अंदर स्टोर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। स्प्रिंग फोर्स का दूसरा नाम है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है इसका दूसरा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स में हमने क्या बोला था? इफ एनी ब्लॉक is connected with a spring, then due to movement of block, थोड़ी वर्ड अलग हो जाएंगे तो टेंशन मत लेना। then due to movement of block a spring force is generated। ये लाइन उसके नीचे लिख सकते हो, a spring force is generated which is also called रीस्टोरिंग फोर्स, जिसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जल्दी से इसको। सूर्यास्त दिख रहा है ना? इफ एनी ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग, देन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ब्लॉक अ स्प्रिंग फोर्स इज जनरेटेड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। गॉट इट और नॉट? तो इससे हमने क्या करने वाले हैं, ये एक दीवार है, देखो ध्यान से, ये दीवार है और ये आपका एक सरफेस है। समझ में आया कि नहीं आया? दीवार के आपके एक एंड से हमने क्या किया, स्प्रिंग को कनेक्ट किया और एम मास के ब्लॉक से इसको अटैच कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको एम मास के ब्लॉक से हमने क्या कर दिया, अटैच किया। अब या ब्लॉक दूर जाएगा या फिर ब्लॉक को क्या करोगे आप लोग, पास ले जाओगे। तो इसमें दो प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, एक होता है एक्सपांडेशन की वजह से, एक होता है कंप्रेशन की वजह से। आई बात समझ में नहीं आया? तो देखो मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। इन द मोशन ऑफ स्प्रिंग, ध्यान से देखो, इन द मोशन ऑफ स्प्रिंग only two types of motion are possible। ठीक है, इन द मोशन ऑफ स्प्रिंग only two type of motion are possible। first is motion due to compression, and second is motion due to expandation। या तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर सकते हो या एक्सपेंड कर लेते हो, इसकी वजह से ही आपका क्या निकल के आता है, रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स निकल कर आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो व्हाट हैपन इन रियलिटी, व्हाई वी कॉल द रीस्टोरिंग फोर्स, इस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से देखना, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें कि रियलिटी में एक्सपांडेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, अ बिग डिफरेंस कम्स। देखना आप यहाँ पे, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, एक जैसा सिस्टम चूज करने वाला हूं। दिस इज द ओनली वन टाइप ऑफ सिस्टम, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल स्प्रिंग which is attached with a block of mass m। आई बात समझ में नहीं आया?
इफ वी यूज द कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स होता है कि आप इसमें लगाने वाले हो फोर्स एफ। आई बात समझ में नहीं आया? तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगी, हाँ है ना। मान लिया कि ये जो ब्लॉक इधर पे था अब कहां आ चुका है, इधर पे आ चुका है कि नहीं आ चुका है, हाँ है ना। आपको पता है स्प्रिंग को दबाओ छोड़ो तो एकदम से स्प्रिंग बैक करती है कि नहीं करती है। यानी जो फोर्स हम स्प्रिंग को मूव कराने में लगा रहे हैं वो अल्टीमेटली स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, स्टोर। और जैसे ही आप हाथ हटाते हो वो फोर्स वापस कम बैक आता नहीं आता है। यानी जो फोर्स स्टोर हुई उसको हम कर रहे हैं रीयूज, इसलिए फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, री स्टोरिंग फोर्स। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, यहां पे हम अगर बोले कि एक्स डिस्टेंस इसमें तुमने मूव करा दिया और आप लोग को पता है जितना ज्यादा आप उसको दबाओगे उतना ही ज्यादा वो ऊपर वापस आएगा कि नहीं आएगा। यानी जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन। समझ में आया? यू हैव टू कंप्रेस द ब्लॉक। बट सेकेंड केस इज नाउ यू विल पुल द ब्लॉक विद द सेम फोर्स। आपने क्या किया, इस केस में ब्लॉक को पुल किया। तो देखना ध्यान से, आपको स्प्रिंग इस तरीके से बनाना है, थोड़ी समझ में आए कि पुल हुआ भी है कि नहीं हुआ। आई बात समझ में ना? आप अगर स्प्रिंग को दूर खींच के भी ले जाओ फिर छोड़ो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाती है कि नहीं जाती है। यानी यहां पे भी देखो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और यहां से आपको क्या हुआ, दिस वन। समझ में आया सूर्यांश कि नहीं आया? आ गया सर क्या, ये देखो टॉपिक स्टार्ट हो गया, जल्दी आओ। तो ये समझ में आया सूर्यांश की नहीं आया? आ गया। यानी एक्स की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी कि नहीं होगी। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझना है कि नहीं है? तो यहां से एक स्टेटमेंट निकला, द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स is directly proportional the restoring force or a spring force is directly proportional to negative of displacement. समझना है कि नहीं आया? जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, इधर देखो ध्यान से, देखो आप इधर सुनो। जब आपने फोर्स लगाया तो वो इस डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इसको इस डायरेक्शन में लगाएगी कि नहीं लगाएगी। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, अपोजिट। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी यहां से क्या स्टेटमेंट मिला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। जैसे ही आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, के, विच इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होगा आपका, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये कौन सा केस था, एक्सपांडेशन का केस था। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। सूर्यास्त समझ में आ रहा है? हाँ क्या हो गया, नोट करो जल्दी से इसको। बोला कि सब सेम में डेटा कोड सब सेम है, हमारी बस टाइम नंबर चेंज है 97 96 हां सब बोल जाओ। तो क्या कहते हैं
नोटेड। चलो, यहां पर जो आपका के निकल कर आया था, दैट्स इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहां पे जो के निकल के आया था, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट्स विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, which is called spring constant, which depends on the nature of material of spring, which depends on the nature of material of spring which we used. जिस प्रकार की आप स्प्रिंग यूज कर रहे हो वो किस मटेरियल से मिलकर बनी है, उस पर क्या डिपेंड करता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया। अगला देखो, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन, यानी अगर हम एफ और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, अगर एफ और एक्स के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो tan थीटा निकल कर आएगा यहाँ पे स्लोप, वो आपको किसकी वैल्यू देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो यहाँ पे, मैंने आपको भी एक पॉइंट वहां बाहर लिखवाया था, अगर हमारी स्प्रिंग मास लेस है, इन दैट केस जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो सारे पॉइंट में क्या होती है, सेम। तो नोट डाल के इसी के अंदर लिख ले देना, इफ द स्प्रिंग, यानी बहुत कम मास है उसका ब्लॉक के कंपैरिजन में, मास लेस का मतलब क्या होता है, और नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ ब्लॉक, समझना। तो इफ द स्प्रिंग इज मास लेस means mass of spring is negligible as compared to mass of block। आई बात समझ में, जो मास है स्प्रिंग का वो ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ ब्लॉक। in that case the restoring force is always remains same at each point of the spring, at each point of the स्प्रिंग। बात समझ में कि नहीं, हाँ क्या हो रहा है, कुछ तो मोर की आवाज आ रही है, बुलाने आइए, बोलिए हमारी पार्टी का आदमी कहाँ घूम रहे हैं। तुमने कैसे पहचाना वो मोरनी है, तुमने कैसे पहचाना वो मोरनी है, ये लिख गया हाउ के, बस अच्छा मजाक, जोक ऑफ द डे।
कौवे जैसी आवाज को कोयल और मोर से कंपेयर कर रही हो, छी। हम्म? ये बहुत सच में बोलता है। चलो देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है रिस्टोरिंग फोर्स का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द restoring force, the magnitude of the restoring force will be given by, हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड में कभी भी निगेटिव साइन इंक्लूड नहीं होता है, यानी अगर हमें कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड लिखने की बात आएगी, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स। देखो जल्दी से नोट करो, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, दैट्स नॉट मैग्नीट्यूड। आपने देखा था ना वेक्टर में नेगेटिव साइन किसके लिए आता था, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। लिखो जल्दी से, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो शिफ्ट नहीं होती है। हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। हमने अगर स्प्रिंग को खींचा तो वापस जब छोड़ेंगे तो वहीं पहुंचेगी जहां से उसने क्या किया था, स्टार्ट। कैसे भी पहुंची, भले उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया हो या कुछ भी किया हो। अभी हम इस टॉपिक को पता दोबारा कहां पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। कहां पर पढ़ेंगे, वेव और सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि आपने देखा होगा स्प्रिंग ऐसे ऐसे करती रहती है, फिर बहुत देर बाद स्टेबल होती है। तो टू एंड फ्रो मोशन जब भी होता है वो वेव मोशन में कंसीडर हो जाता है। साउंड भी ऐसे ट्रेवल करता है, लाइट भी ऐसे ट्रेवल करती है। नहीं, लाइट के डुअल नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। दोनों जब साथ में पढ़े जाते हैं तो बोला जाता है क्वांटम नेचर। क्वांटम फिजिक्स होती है ना, वो इसी से निकल कर आई है। जिससे कोई उठा के ले जाए तो ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मैं तो रोज ही दिन में 10 मिनट। कौन है? तो भाई गर्ल्स डजंट बी मैटर वेदर सी हाँ, फिर तुमने बोला नहीं दैट्स वुमेन, वुमेन कांट बी चेंज। वेदर सी इज केमिस्ट्री टीचर, वेदर सी इज प्रगति जैन, वेदर सी इज मान्य तिवारी। द डाउन साइड इज मान्य। चलो हरी नालो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। रिफ्लेक्शन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है दैट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। जी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखना है। चलो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझना। यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो ध्यान से, ये पहली स्प्रिंग है, ये यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कौन सी स्प्रिंग लगाई, दूसरी लगाई, और इससे क्या अटैच कर दिया, ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। मान लिया कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसमें हमने क्या किया, अगर हम इसको F4 से पुल करने वाले हैं, आई बात समझ में ना, F4 से हम क्या करने वाले हैं, पुल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो होगा क्या रियलिटी में, ये दोनों स्प्रिंग सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे जाएंगी क्या अलग अलग, बताओ पक्का। फिर तो मान लेते हैं कि जब आपने सुनो ध्यान से, सेम नहीं जाएगी, अलग अलग जाएगी, पैरेलल में सेम जाएगी। ये इससे कनेक्ट है, यानी ब्लॉक डायरेक्ट इससे अटैच है, मैक्सिमम फोर्स इस पे लग रहा होगा। जब ये पूरी स्ट्रेच हो जाएगी तब इस पे आएगा, तो फिर सेम नहीं होगा, क्योंकि तुम इसको ज्यादा खींचोगे पर प्रेशर तो इस पे भी पड़ेगा, तो ये टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी उसके आगे के बाद। यानी मान लिया कि Y1 इससे कितना एक्सटेंड हुई, Y1, ये कितना एक्सटेंड हुई
y2, तो टोटली कितना डिस्प्लेस हो जाएगा y, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? बट द वन थिंग इज कॉमन हियर, द कॉमन थिंग इज फोर्स विल बी सेम ऑन बोथ स्प्रिंग, फोर्स विल बी ऑन बोथ स्प्रिंग। यानी अब हमें पता था F बराबर क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, kx, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा F बराबर ky, मतलब तो y बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन, मान लेते हैं y टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था आपका वो कितना था, y था, तो y बराबर कितना हो जाएगा F अपॉन के, है ना? फॉर स्प्रिंग वन के लिए कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? फॉर स्प्रिंग वन आप यहां पे देखोगे दिस विल बी कितना हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा F अपॉन k1। फॉर स्प्रिंग टू क्या हो जाएगा आपका जल्दी बताओ, y2 बराबर F अपॉन, इन सारी वैल्यूज को कहां पे पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ, पुट all the values in equation number, so देखो f upon k is equal to f upon k1 plus f upon k2। आगे बात समझ में नहीं आया? सो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, 1 अपॉन k बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। आई बात समझ में ना? ठीक है, मान लो अगर ध्यान से, इफ एन स्प्रिंग अटैच, ध्यान से देखना, अगर एन स्प्रिंग अटैच होती तब क्या होता, तो 1 अपॉन के बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 अप टू 1 अपॉन k एन। नोट करो जल्दी से इसको, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? समझ में आ गया डेरिवेशन में क्यों हुआ, क्या हुआ? सूर्यांश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार और समझा दो। एक बार और चलो, जब तक ये लोग लिख रहे। देखो यहाँ पे ये दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक का एंड पॉइंट दूसरे का पहला पॉइंट आपस में अटैच है। मान लिया पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 था, दूसरे का k2 था। आपने F फोर्स के साथ इस ब्लॉक को खींचा तो दोनों इक्वल थोड़ी डिस्प्लेस होंगी। मान लो पहला वाला y1 डिस्प्लेस होगा, दूसरा वाला कितना डिस्प्लेस होगा, y2, हाँ है ना? पर टोटल कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। और हमें पता है F बराबर kx से, देख लो यहाँ से तुमने क्या पढ़ा है, बराबर अगर k y होता तो y बराबर F अपन k फॉर्मूला हो जाता। तो देखो नेट जब y था तो यहाँ पे k लिया, जब यहाँ पे y1 हो गया तो k1, जब यहाँ पे y2 हो गया तो k2, और इन सारे को कहाँ रख दिया इक्वेशन में, f कॉमन होके कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन k बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। लेकिन मान लो ऐसे बहुत सारी स्प्रिंग लगी होती तो जितनी स्प्रिंग लगी है उनकी सबको 1 अपॉन में करके ऐड कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ लिखो जल्दी से। जल्दी नोट करो। हमारी फीस आ जाए उस चीज से सुधरना बेटा, सबसे पहले गाड़ी 3। तुम पता है मैं उस गाड़ी को पर डे 80-90 के मिनिमम सब भगाता हूँ ना, और इतना खराब टायर स्थिति है ना, और गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं होती। तुमको तो मैं कल आराम से यहाँ से विजयनगर से मुझे मैम को ड्रॉप करना था एट द टाइम, यानी तुम सोचो मैंने 22 मिनट के रास्ते को 12 मिनट पे ठिकाने लगा विजयनगर से भगतपुर। सिग्नल तो हम फॉलो करते नहीं है, तो सिग्नल में तो हमारे पता है प्रगति में एक बार क्या हुआ, 5 बार एक ही सूट पहन के निकली, पुलिस वालों ने उसी सूट में फोटो खींची। मैंने सूट बोलेगा आज कर दी मैम, ये सूट अलाउ नहीं है। यार सूट 300 रुपए का, चालान 1500 का चल गया मेरा। नहीं, लेकिन एक दिन उन्होंने बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द कर दीजिएगा। मैंने कहा घूम गया, नया बनवाना है, रद्द कर दो। मैंने कहा अगर आपको मिल जाए तो दे देना।
लिख गया ये? ना फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं लिखा आज अभी। सुबह 8 बजे आ गया था यार इस सेंटर में, सुबह 8 बजे अभी से नहीं लगा लिखा। था तो ऐसा पढ़ा रहा हूं। हो गया सूर्यांश? अभी नहीं। नहीं, आज बहुत सारे काम थे, ऐसा फालतू होता नहीं है किसी का आना। अब ये 12th वाले बच्चे ना थोड़ा लापरवाही बहुत ज्यादा है, मैं बोल तो रहा हूँ। क्या? हाँ, अब उनके क्या, आयुष के पापा क्या बोल रहे हैं, सर एक्चुअली मुझे शाम को नहीं मेरा बेटा आ पाएगा, ऐसा वैसा। कितना अच्छा टाइम था, 12th 11th से साथ में पढ़ रहे थे, अच्छी चीजें रेगुलर होने लगी थी, लेकिन नहीं। आयुष के पापा हो गए, और कौन हो गया, कृष्णा की मम्मी हो गई थी, कल फिर आया था कृष्णा की मम्मी का फोन, वी कांट अटेंड। भाई नहीं फालतू का, ना फीस ली हमने ना कुछ लिया, तो आप हमें सुना तो वैसे भी नहीं सकते हैं। और जब से हो गया 4 चैप्टर हो गए फिजिक्स के, स्पीच मैंने। हाँ, और ये हम लोगों का तो ये है ना, आज मीटिंग में यही हुआ, कल से मूर्ति सर आ जाएंगे। अब देखो डिसिप्लिन, तो कोई दांत भी नहीं निकाल सकता कोचिंग में। आज उनका रिटायरमेंट है तो जाऊंगा भी मैं घर उनके। जिसने तो देखा है ना उस दिन हालात, सारे ऐसे खड़े थे ऐसे सिर करके मूर्ति सर के सामने, ना मैं बोल पाऊंगा, प्रगति मैम तो आवाज ही नहीं निकलती उनके सामने। जब मैंने आपका नाम लिया आपको फिर ऐसा लगा कि आवाज ही नहीं निकलने वाली है। मैं तो कुछ बोलेंगे। हाँ बहुत, और मतलब बहुत ज्यादा रेपुटेड प्रोफेसर है होल करके। हाँ 62 रिटायरमेंट है आज उनका, 62 साल के हैं, साउथ के हैं। आज से 22 साल पहले उनको नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है ना, उसका चेयरमैन के लिए प्लेस ऑफर हुआ था। हाँ, और वहां पे बहुत पैसा लेते भाई। अरे 2 साल के 4 लाख ना। हाँ, तुमको पता है अगर अगले साल हम लोग के यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे तो 2 साल में हमारी फीस कितनी हो जाएगी, 50,000। 50,000 टोटल हो जाएगी, जो भी 80 लेता हूँ ना मैं 50, और ऑनलाइन की तो हमारी 2 साल की 8,000 है और 1 साल की 5,000। नहीं, एक की 5 है, 2 साल की 8 है, बहुत है, इनफ है। देखो हमें कमाने का उतना भी शौक नहीं, पर हमें ये भीड़ इकट्ठी करने का। आजकल के पेरेंट्स को ये मतलब ही नहीं रह गया है कि भीड़, हमारे बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, सर वो 5,000 का पढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा, हमने भी जो ऐप बनवा रहे दूसरा वाला, उसमें माइक फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। मैंने कहा मैं 3,000 में पढ़ाऊंगा और भर दूंगा जितने मिलेंगे। हाँ, ना चैटिंग अलाउ ना कुछ, 3,000 रुपए में। और मैं पता क्या करूंगा उसके लिए, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से करके रख लूंगा, बोल दूंगा अपलोड करते जाओ। वही चीज तो यूट्यूब में फ्री में। इससे बेटा तुमसे खुद ही मिल लेंगे, वो जब पूछते हैं ना क्वेश्चंस कॉपी खुलवा के। जो कुछ मन में आया। क्या हो गया? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हमें देखना था, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने क्या वाला है। हाँ 5, तुम कहाँ जा रहे? 5 बजे कौन प्रगति में? 5 बजे तक सो गई, सुबह दो। चलो, अरे नहीं रिफ्लेक्शन आएगा। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग, देखना ध्यान से, ये एक ब्लॉक है एम मास का, एक, हाँ नहीं आ रहा, एम मास का ये ब्लॉक है। ध्यान से देखना, एक स्प्रिंग आपने कनेक्ट कर दी ये, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, ठीक है ना। इधर आपने स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग लगा दी, जिसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी K2। और आपने क्या किया, इसको F फोर्स के साथ खींचा, इसको F फोर्स के साथ आपने क्या किया, पुल किया। बात समझ में कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ऐसा तो कभी लाइफ में नहीं होने वाला कि ये कम खींचे और ये ज्यादा खींचे। ये दोनों कितना खींचेंगे, सेम। यानी ये भी y, अगर ये y1 था और ये y2 था और ये आपका टोटल y डिस्प्लेस हुआ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, सारा जो होगा सेम, y बराबर y1 बराबर
यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट का ये बॉक्स डिस्प्लेस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग 1 को मिलेगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग 2 को मिलेगा। अंतर कहां पे आएगा? अंतर आएगा फोर्स में। अगर इस पे फोर्स लग रही है F1 तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? F2। लेकिन ये जो F1 और F2 बट के टोटल फोर्स कितना देंगे यहाँ पे? F। तो यहाँ पे आप बोलोगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने क्या नोटिस किया जल्दी बताओ? जो नेट फोर्स F है वो F1 और F2 जो दो स्प्रिंगों में बटी उनके सम के बराबर होगी कि नहीं होगी? आई बात समझ में कि नहीं आई? अब हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? F बराबर K इंटू वाई था कि नहीं था? ठीक है ना? तो F1 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? K1 इंटू वाई, और यहां से y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? रुको रुको रुको, ठीक है। और देखो F2 बराबर यहाँ पे कितना जाएगा? K2 इंटू वाई। इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे रखते कि नहीं रखते? तो देखो यहाँ पे नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलेगा? नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए के वाई बराबर के इंटू K1 इंटू वाई1 यानी वाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो K1 इंटू वाई प्लस K2 इंटू वाई, वाई पूरे से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ क्या मिलेगा? K बराबर K1 प्लस, यानी अगर आपके पास n नंबर की सीरीज में पैरेलल कनेक्ट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 अप टू Kn। आई बात समझ में नहीं आया? सूर्यान समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जल्दी लिखो इसको। यस, अब यहाँ पे दो हिटलर्स रहेंगे, एक मूर्तिश्वर एक प्रगति मैम। नहीं, प्रगति मैम वो ऐसा रहता है ना, जब वो कभी कभी आना और पर डे में फिर सेम शेड्यूलिंग में आते हो, आप समझ रहे हो ना? लेकिन तुम ये बात मानो, अल्टीमेटली हुई द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। किसी को भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट ही इज माई गॉड। और गॉड को कभी, मैं तो उनके चप्पल के बराबर भी नहीं हूँ, औकात रखता हूँ। ही इज द पर्सन विद अ ग्रेट एम्बिशियस ग्रेट ड्रीम। होलकर साइंस कॉलेज में वो अभी एचओडी थे। इससे पहले जो क्या बोलते हैं यहाँ पे कौन सा है, मतलब एक जगह प्रिंसिपल भी रह चुके, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ। 10 साल गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल। नहीं यार, उनकी बेटी को कैंसर हो गया। उनकी बेटी की 30 लाख की जॉब लगी थी और नेक्स्ट मंथ ही उन्हें कैंसर हो गया, तो सारा पैसा उसमें खर्च हो गया। और वो बिल्कुल भी चीट वो नहीं करते ना, समझो। होलकर में बेस्ट, ईमानदार और अपनी नौकरी के प्रति समर्पित इकलौता प्रोफेसर है पिछले 42 सालों में। होलकर में जितने अच्छे लोग थे सारे जा चुके हैं। सिलावट सर थे, वो भी जाने वाले हैं अगले महीने, उनका रिटायरमेंट है। और जीडी गुप्ता सर का ऑलरेडी रिटायरमेंट हो गया। और ये जितने रिटायर होंगे सारे तुम्हें अपनी कोचिंग में मिले। नहीं, जीडी गुप्ता, सिलावट सर को कुछ नॉलेज थोड़ी है, उसको तो सिर्फ भैया की पावर है। तुलसी सिलावट सर है ना सांसद, हाँ, उनकी पावर्स की वजह से उनको प्रिंसिपल बनाया गया, वरना वो अभी हमारे कॉलेज में ना डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर है, एनसीईआरटी हेड रह चुके हैं। एनसीईआरटी बुक जो होती है ना पूरे इंडिया के, उसका हेड रह चुके हैं। और जो हाँ, प्रदीप शर्मा बहुत शानदार पर्सनैलिटी। और तुम लोगों ने देखा होगा जोधा पर एक सीरियल आता था अभी, उसमें जो उनकी बहू है, जो जोधा है ना, उनकी बहू है प्रदीप शर्मा सर की बहू। हाँ, वो सोचो सर ऑडी से आते हैं कॉलेज रोज भाई साहब। और जो तुम लोग की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है एससी वर्मा, फेमस बुक, उनके घर में ही जाके मैं उनसे मिला हूँ। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एससी वर्मा प्रदीप शर्मा, एक ही जगह से पढ़े हुए हैं। हाँ, अभी कभी हम लोग को मौका मिलना, अभी तो तुम लोग को आईआईटी के लिए बनाना है यार। मूर्ति सर आईआईटी में उनकी बहुत पकड़ है, इसलिए तो बढ़िया तुम लोग को आईआईटी की ट्रिप खिलवाई जाएगी।
मूर्ति सर की कार से चलेंगे तो सब लोग 2 कार कर लेंगे आराम से। मूर्ति सर का IIT है, एक मूर्ति सर एक हमारी 2 कार से। मूर्ति सर बहुत फेमस है IIT इंदौर के अंदर। मूर्ति सर IIT इंदौर में फेमस है। और RR कैट का नाम सुना है ना? द RR कैट एडवांस टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है राधा रमन्ना, जहाँ पे लेजर से लेजर और एशिया का सबसे बड़ा ऑसिलेटर जहाँ पे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, वो भी अपने इंदौर पे RR कैट के अंदर ही है। टाइम ट्रेवल अभी मैं कल एक वीडियो शूट भी करने वाला हूँ यूट्यूब पे टाइम ट्रेवल के ऊपर। हम लोगों ने स्टडी भी की है। Whenever a person travel with the speed of light, we can travel with the time. और ऐसा तुम लोगों ने एक जगह देखा भी होगा एवेंजर मूवी में। एवेंजर मूवी में जब तक आंटमैन का सूट नहीं पहना था, वो मणि लेने के लिए पीछे नहीं जा पा रहे थे। जैसे आंटमैन का सूट पहना, क्यों फिर सूट की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने जब ये देखा कि मास को जब हम देखो, तुम लोगों ने देखा होगा अगर कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है तो भारी हो जाती है, समझ रहे हो ना? तो जब अपन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो अपने एक एटम का वजन ही 50 क्विंटल हो जाता है, एक एटम का वजन। हाँ, तो हमारे शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो जब आंटमैन का सूट पहना, इन दैट टाइम हमारा जो मास था ना, वो क्या हो गया? कंजर्व हो गया। क्या हो गया? मास आपका क्या हो गया? कंजर्व। यानी बॉडी उसके अंदर आपके मास वही रहा जितना 50 किलो था, तो 50 किलो रहा। तो जैसे ही उसके अंदर पहुंचे, और उसकी बाकायदा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ भी है। एक इक्वेशन होती है, ध्यान से देखना। रियल में मास का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 - v²/c²। अब मैं बोलूंगा आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, तो ध्यान से देखना, पता क्या हो जाएगा? m0 1 - c²/c²। c² कट गया तो कितना बचा? 1 1 - 1 क्या हो गया? 0। m बराबर 1/0 कितना होता है? यानी जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करोगे तो आपका मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी इसीलिए आपके बॉडी के परखच्चे उड़ जाते हैं। आई बात समझ में ना? ये प्रूफ भी तुमने कर लिया कि जब तुम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो इस तरीके से होता है। तो अपने यहाँ पे क्या हुआ था? इंदौर में RR कैट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया था। इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम था 10 सेकेंड। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम? 10 सेकेंड। पर जब उसको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराया गया, वो जिया था 100 सेकेंड। कितना जिया था? 100 सेकेंड। ठीक है। दूसरी एक बुक है, तुम लोगों ने अगर स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा हो, स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल पार्टी की थी। यानी उसने 8 बजे सारे गेस्ट को इनवाइट किया, आधा घंटा पार्टी कर ली, उसके बाद भी सारी दुनिया में टाइम सिर्फ 8 बजे ही थे। और स्टीफन हॉकिंग ने अर्थ के नियम को, टाइम के ट्रेवल को समझ लिया था, इसलिए कॉन्टिन्यूसली उसकी बॉडी को पैरालिसिस अटैक हर पार्ट में लगने लगा। लेकिन भगवान ने सब कुछ तो कर दिया, पर उसकी एक आंख ब्लिंक करती थी। उसने एक ऐसी मशीन बनवाई जो सिर्फ आंख से अटैच कर दी गई, और आंख ब्लिंक करते करते उसने 22 बुक लिख दी। जो वो थॉट करता था वैसे आंख ब्लिंक होती थी, और उससे लगा हुआ था टाइपराइटर जो कि बुक लिख रहा था। स्टीफन हॉकिंग, ही इज द जीनियस ऑफ अ टाइम ट्रेवल। उसने भविष्य भी देखा था, उसने वर्तमान भी देखा था, उसने पास्ट भी देखा था। ही इज द ओनली पर्सन। तो ये सारी चीजें अपने होती है। ये समझ में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। जो तुम्हें मूवी नहीं, जो तुमने मूवी देखी है ना, जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एवेंजर में, वो निकोला टेस्ला का ही टाइम ट्रेवल मशीन का कॉन्सेप्ट है। बट बात ये होती है ना, मास कंजर्व नहीं हो पाता है। उस मूवी में तो सूट के माध्यम से दिखा दिया गया, पर रियलिटी में इतना पावरफुल सूट कुछ बन ही नहीं सकता है। याद रखना, केवल एक ही मेटल है ऐसा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसके अंदर न्यूक्लियर अटैक और टाइम मास कंजर्व हो जाता है। उसका नाम भूल गया हूँ, मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है, कभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और उसमें पता है इतने से बॉक्स का वेट 50 किलो होता है, इतने से बॉक्स का वेट। और वो होलकर साइंस कॉलेज में जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ना, यूरेनियम, ये सब टाइटेनियम उसी के अंदर रखे हुए हैं। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, और मूर्ति सर के लैब में ही है वो सारे। चलो थर्ड है, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन विथ अ ब्लॉक अगर आ जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन विथ अ ब्लॉक अगर आपका कंसीडर हो जाए, तब क्या होगा? यानी हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके के सिस्टम की, ध्यान से देखना।
ये एक वॉल, ये दूसरी वॉल, ये एक स्प्रिंग, ये ब्लॉक और ये आपकी एक स्प्रिंग। दिस इज द K1 और दिस इज द K2 एंड दिस इज द मास M। आप बोला गया कि स्प्रिंग कॉस्ट, देखो एक चीज समझो, अगर आप इसको खींचोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप इसको खींचोगे तो आप लोग को एक बात समझ में आएगी, जितना ये खींचेगा उतना ही ये दबेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सॉरी, अगर ये y1 से यहां पे जाएगा तो ये y1 से क्या हो जाएगा, कंप्रेस भी होगा, है ना? यानी इसको तुम पता कैसे कंसीडर कर सकते हो, यू विल कंसीडर इट लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे कंसीडर कर सकते हो, जल्दी बताओ। ये और ये सेम चीज लिखी हुई थी, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसका भी कितना निकल के आएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस, आगे बात समझ में कि नहीं आया? क्योंकि इसमें दोनों एक जैसे चलते थे, इसमें भी दोनों क्या कर रहे हैं, एक जैसे। हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो अगर ये y है तो ये भी कितना है, y है, अगर ये y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, y1। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ द स्प्रिंग मोशन। कोई डाउट इसमें? कौन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कंसीडर किया नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन है विथ अ ब्लॉक विच इज इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मल। हेडिंग डालो एनर्शिया। निखिल, ये 11th की क्लास चल रही है इवनिंग वाली, अगर तुम लोग इतने बजे भी फ्री हो जाओ तो तुम अटेंड कर लिया करो क्लास, कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर। अगर तुम फ्री हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भी चालू कर दूंगा इवनिंग में, तुम जब तक फ्री हो, ठीक है ना? यस सर। ओके। और अगर तुम्हारे लिए तो रिकॉर्डिंग भी ओपन है, अगर तुम्हें नाइट में टाइम मिलता है तो तुम नाइट में रिकॉर्डिंग ही पढ़ दो, ठीक है ना? यस सर। वरना 12th वाली क्लास में दोबारा 11th कराया जाएगा, डोंट बी वरी। यस सर, ठीक है। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? सूर्यास्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। बस मैं एक चीज अभी भी नहीं समझ में आया, डोरेमोन की मशीन में कुछ पहनना क्यों नहीं पड़ा टाइम ट्रेवल के लिए? सबसे अच्छा था एनीवे डोर, बेस्ट, मजेदार, कहीं भी जाना वाला एनीवे डोर नाम, लेकिन उसके बड़े लॉजिक, सुनो उसके ना नाम बड़े लॉजिकल होते थे। क्या सिद्धार्थ, उसके नाम बड़े लॉजिकल होते थे, एनीवेयर डोर, तो उससे एग्जैक्टली समझ में आता था मैं कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? और बैम्बू कॉप्टर वो तो अलग ही रहता था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो काम खत्म, लेकिन वहां पे ग्रेविटी खत्म हो जाती थी। कुत्ते से हेलीकॉप्टर से वो कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर, वो बताओ, और कैसे वो किस एनर्जी से चल रहा था, और दूसरी बात ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे रिलेवेट कर पा रहा था। आया समझ में? लेकिन अब पहले चीजें बहुत अच्छी लगती थी जो साइंस से जुड़े हुए, हमारा कट रहा था हम कटा रहे थे, इससे अच्छा तो तारक मेहता है, जो चीज हो रही है वो दिख भी रही है। चलो यहां पर देखो आप लोग, हेडिंग डालो एनर्शिया। एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज एनर्शिया? नहीं, now second question, what is inertia? The question is not Newton first law, the question is what is inertia? नहीं 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 ना, ये तो inertia of rest, तो inertia of motion है, but what is inertia? नहीं, तुमने देखो एक चीज देखो, तुमने बोला रोके हैं तो रुके रहेंगे, मूव कर रहे हैं तो मूव करते रहेंगे,
ठीक है, यानी हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है। हम रेस्ट से मोशन पे नहीं जाना चाहते और मोशन से, यानी टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इज कॉल्ड, यानी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होने वाली टेंडेंसी को विरोध करना, कि हमारा क्या कहलाता है, आपका इनर्शिया। समझ में आया कि नहीं आया? द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, द टेंडेंसी टू resist the change is called inertia. ठीक है ना, तुम्हारे स्कूल में जिस तरीके से हुआ है ना, अगर मैंने एक बार बता दिया ना तुम्हारे स्कूल वाले तरीके से, तो 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म। The tendency to resist the change is called the inertia. So there are two types of inertia. There are two types of inertia. There are two types of inertia. First one is inertia of rest. And second one is inertia of motion. What is inertia of rest? If a body at rest, if a body at rest will be at rest until unless external force is applied on it. External force is applied on it. समझ में आया कि है? देखो यहाँ पे, अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। एनीबॉडी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? When a bus suddenly start to move, when a bus suddenly start to move in forward direction, then we will go to the backward direction. होता है कि नहीं है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? When a bus suddenly start to move, then we go to the backward direction. ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? देखो ऐसा रहता है कि हमारे पैर अटैच रहते हैं बस से, ध्यान से देखना, हमारे पैर कहाँ से अटैच रहते हैं? बस से, और हमारी बॉडी ऊपर की अटैच नहीं रहती है बस से। तो जैसी बस आगे की तरफ जाती है तो बस के साथ हमारे पैर कहाँ जाते हैं? आगे की तरफ। अब पैर आगे चले गए, हमारा पीछे वाला हिस्सा तो पीछे रह गया है ना, तो हम क्या फील करते हैं कि हम कहाँ जा रहे होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, अभी भी वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, पर बस की वजह से क्या करने लगे, हम मोशन करने लगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में कि नहीं आया? समझ में आया निखिल क्या बोला मैंने? यस सर। ओके second one is inertia of motion. What is inertia of? तो देखो inertia of motion हमारा क्या हो जाएगा? देखो पिछले वाले में इनर्शिया ऑफ बॉडी लिखा था क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कर लेना उसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कर लेना है ना। पिछले वाले में इनर्शिया ऑफ रेस्ट कर लेना अगर बॉडी लिखा था, ये देगा। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी इज मूविंग
If a body is moving, it will continuously move. बात मत करो यार प्लीज. If a body is moving, it will continuously move unless external forces, unless external forces applied on it. Example इसका क्या हो जाएगा? When a bus suddenly stop. When a bus suddenly stop, we go to the forward direction. आपकी गाड़ी का आगे वाला ब्रेक मारा है? क्या? हाँ, गाड़ी का आगे वाला ब्रेक मारा है? मारा है ना. यही उसका एग्जांपल है। That's why. गाड़ी रुक जाती है एकदम। तुम ब्रेक लगाती भी हो. ये फिर कब काम आएंगे? हाँ, इसका भी, इसके घर में पता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? पीछे वाले अंकल लोग गाड़ी से जा रहे थे, उनके अंकल ने ब्रेक लगाया तो इनकी मम्मी की गोदी में जाके आगे गिरी. एंड दिस इज द रीजन ऑफ हर बर्थ. और ढलकते हुए आई थी ये तो थी पुराने मार के, तो दिमाग थोड़ा कम है. वो तो बॉल बाउंस होते हुए आ रही है, जैसे जमीन में गलते गलते आ रहा था. When a bus suddenly stops, we go to the forward direction. This is the example of inertia of motion. Got it or not? बस सही. सूर्यान से निखिल आवाज आ रही है? यस सर. समझ में आ गया ये टॉपिक? यस सर. ठीक है. सो द टुमारो टाइमिंग ऑफ क्लास इज सेम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. और वो क्लास रहेगी आपकी कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉ. साथ ही साथ हम प्रूव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ. क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ. समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद हम लोग को कल इसी चीज के न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन. निखिल कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सर. मजा आया कि नहीं आया निखिल? यस सर. बेटा कल तुम सुबह ज्वाइन करो, मजे ही ना ला दे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में. ठीक है ना? यस सर. पता नहीं था, कल से करूंगा.